नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम शिक्षण कौशल का जो दूसरा लेसन था, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसका पार्ट 2 लेकर आ गया हूं। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने लेसन जो दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का, उसका पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं और उसको नहीं देखे होंगे तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये जो हमारा शिक्षण कौशल का पार्ट चल रहा है, ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो वन लाइनर का पोर्शन होता है शिक्षण कौशल का, उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न प्राइमरी सुपर टेट में बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं शिक्षण कौशल के सिलेबस की। देखिए, सिलेबस में हमने पहला जो लेसन था शिक्षण की विधियां एवं कौशल, उसको पढ़ चुके थे। अब हमारा जो दूसरा लेसन था वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, उसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका था। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है, वहां से जा सकते हैं। अगर इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो चलिए दोस्त, चलते हैं सीधे अपने थ्योरी वाले पोर्शन पर, और ये हमारा पार्ट दूसरा होगा। तो चलिए, यहां से स्टार्ट हो गया है पार्ट हमारा। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधि है। सामूहिक चर्चा की अगर उच्च स्तरीय शिक्षण विधि की बात करें तो वह विचार समिति होती है, सम्मेलन होता है और विचार गोष्ठी होता है। तो ये 3 होता है सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधि में अगर हम बात करें तो। अगला हमारा पॉइंट है बहुक्षेत्रीय बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है। तो मॉनिटर से संबंधित होती है बहुश्रेणी शिक्षण विधि, क्योंकि जब बहुत सी कक्षाएं हो जाती है तो उसमें शिक्षक का अभाव हो जाता है और उसमें मॉनिटर का उपयोग किया जाता है शिक्षकों के द्वारा कक्षाओं को संभालने के लिए। तो उसी को बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है, तो मॉनिटर से। अगला हमारा पॉइंट है प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी। तो प्राचीन काल में कौन सी विधि, तो अवलोकन विधि जो थी वो प्राचीन काल में चिकित्सा विधि से संबंधित थी। ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। अवलोकन का माध्यम होता है किसी भी चीज को देखकर उसके बारे में परखना, सीखना, इसी को अवलोकन विधि कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान में एक काफी यहां से प्रश्न पूछता है कि अवलोकन करके सीखना। तो अगर ऐसे प्रश्न पड़ेगा कि अवलोकन करके सीखना, तो आप उस समय अल्बर्ट बांडुरा पर जाइएगा अगर अवलोकन करके सीखने की बात करें। लेकिन वही चीज अवलोकन करके भाषा विकास या भाषा सीखना, तो उस समय आप स्किनर महोदय पर जाइएगा। ये भाषा विकास के सिद्धांत का इंपोर्टेंट प्रश्न है और वो अधिगम सिद्धांत का इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2 तरह के प्रश्न बताया मैंने आपको कि अवलोकन करके सीखना, तो अल्बर्ट बांडुरा जो कि बेबी डॉल वाला, जोकर वाला बच्चे अवलोकन करके सीख रहे थे, उसके थ्योरी में बताया गया था। लेकिन अगर वही चीज अवलोकन करके भाषा विकास की अगर बात कर दे, तब आप स्किनर पर जाइएगा। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बना है, इसीलिए मैं इस चीज पर आप पर फोकस किया है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट भी काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है, यह कथन किसका है, तो पार्कर का है। अगला पॉइंट प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है। प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है अन्वेषण का, अनुसंधान और तर्क का। प्रश्नोत्तर विधि देने वाले सुकरात हैं और प्रश्नों के माध्यम से जो उत्तर बच्चों से निकाला जाता है उसी को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। ये अन्वेषण यानी कि जब आप प्रश्न बच्चों से करेंगे तो वो बच्चे उनकी खोजबीन करेंगे, उन प्रश्नों की अनुसंधान करेंगे, तर्क करेंगे, इसी के माध्यम से वो अपना उत्तर देंगे, उसी को प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित है। तो ये तीनों चीजें संबंधित हो जाएगी, अन्वेषण, अनुसंधान और तर्क।
अगला पॉइंट, हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं तो वो अनुचित प्रश्न होते हैं। एक चीज देखिए, दो तरह के प्रश्न काफी इंपोर्टेंट होते हैं, एक लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं और एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरी भी पूछे जाते हैं, हालांकि उसमें एक लाइनों में उत्तर देने होता है, लेकिन लघुत्तरी प्रश्नों में आपको थोड़ा बहुत विस्तार से उत्तर देने होते हैं। उसी तरह जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें हाँ और ना के उत्तर देने होते हैं, तो वो ऐसे प्रश्न जो क्रिएटिविटी उत्पन्न नहीं करते। तो बहुविकल्पी प्रश्न क्रिएटिविटी सृजनात्मकता उत्पन्न नहीं करते हैं। तो इसी तरह इस बात पर कहा गया कि हाँ और ना वाले जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, वो अनुचित प्रश्न कहलाते हैं। बस इतना चीज आप समझिएगा। अगला पॉइंट बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। तो प्राथमिक स्तर जो है बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है। ठीक, इतना चीज बस इसके बारे में जानिए। अगला हमारा पॉइंट, निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालकों की त्रुटियों कमजोरियों का पता लगाना। एक चीज होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। काफी प्रश्न यहां से बने गए। निदानात्मक का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की कमी जो होती है उसका कारण जानना, कि वो उस कमी को क्यों प्रदर्शित कर रहा है, या वो उस चीज में कमी क्यों है, या सीखने में कोई मंद बुद्धि बालक है तो उसके सीखने की कमी को जानते हैं, उसी को हम निदानात्मक कहा जाता है। और उसके बाद एक उपचारात्मक होता है, और जब उसकी कमी जान जाते हैं तो उस पर आप कार्य करते हैं, उसका उपचार करते हैं, वो उपचारात्मक कहा जाता है। तो हालांकि हमारे पॉइंट में निदानात्मक का अर्थ बताया गया है, तो बालकों की त्रुटियों को जानना, बालकों की कमजोरियों का पता लगाना होता है निदानात्मक परीक्षण। ठीक, अगला पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण का सीधा साधा उद्देश्य है ना, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र बिंदु मानकर बालक की रुचियों आवश्यकता के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार उसको शिक्षा दिया जाता है। ठीक, बस इतना चीज समझिए। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है क्रियात्मक परख आधारित शिक्षण विधि है। क्रियात्मक परख जो है आधारित शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट विधि है, किंडरगार्टन या खेल विधि। किंडरगार्टन को बालोद्यान विधि भी कहा जाता है, इसके जनक फ्राबेल महोदय को माना जाता है। तो प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि और खेल विधि, ये तीनों विधियां जो है क्रिया पर आधारित होते हैं। या अगर आपको कोई चीज प्रोजेक्ट दिया गया है तो आप उसमें क्रिया करेंगे तभी तो उसको सीखेंगे। तो क्रिया परख आधारित शिक्षण की अगर हम बात करें तो ये तीनों हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कि अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में। जब बहुत सी कक्षाएं हो जाती हैं तो एक शिक्षक कितनी कक्षाओं को संभालेगा, इसीलिए उसमें मॉनिटर पर उसको निर्भर रहना पड़ता है। अगला पॉइंट, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। देखिए, छात्रों में प्रशिक्षण के समय क्या विकसित किया जाता है, तो कौशलों का विकसित किया जाता है। कौशल, जैसे हम लोग जब प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, जैसे बीटीसी आप लोगों ने किया होगा, जिसको डीएलएड भी कहते हैं, बीएड भी किया होगा, तो उसमें आपको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उसी प्रशिक्षण में आपको विभिन्न कौशलों का आप में विकास किया जाता है, जैसे बच्चों को कैसे सिखाना है, कब किस उम्र में किस बच्चे को कितना ज्ञान देना है, इन चीजों का ज्ञान आपको बताया जाता है। ठीक, तो ये होता है छात्रों के प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, तो वो कौशलों को विकसित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि शिक्षण प्रक्रिया को कौशलों के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था, तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, और इसको विकसित करने वाले थे वहां पर उसका प्रोफेसर W.A. एलन महोदय थे। तो उन्होंने अपना शिक्षण कौशल विकसित किया था, सर्वप्रथम अध्ययन भी किया था, और उन्होंने 14 शिक्षण कौशल बताए थे, और उसको इन्होंने लागू जो है 1963 में ही कर दिया था शिक्षण कौशल को। ठीक, तो बस इतनी चीजें याद रखिएगा। इन्होंने 14 दिया था। अगर बिग के पासी का पूछे तो उन्होंने 13 दिया था, अगर एलन का पूछे तो 14 दिया था, शिक्षण कौशल बताए थे। अगला पॉइंट है कि क्लार्क ने शिक्षण कौशल की व्याख्या किस सन में की थी, तो 1970 में इन्होंने व्याख्या किया था क्लार्क ने। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है हमारा कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं।
ये कथन किसका है? तो क्लार्क महोदय का है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, काफी इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि बिकमिंग बेटर टीचर, ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है? तो देखिए बस इतना याद रखिए कि ये बीके पासी की पुस्तक है, काफी इंपोर्टेंट है, बीके पासी की है। लेकिन अगर वहीं पर माइक्रो टीचिंग सिर्फ दे दे कि माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसकी है, तो वह एलन की पुस्तक है। लेकिन अगर वहीं पर देखे कि ए माइक्रो टीचिंग अप्रोच किसकी पुस्तक है, तो बीके पासी की है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। अगला पॉइंट, शिक्षण शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 में शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए थे, और वो 7 शिक्षण कौशल बताए थे, और इन्होंने लागू 1979 में शिक्षण कौशलों को लागू किया था 7। लेकिन वहीं पर एलन महोदय ने 1963 में ही अपने जो 14 शिक्षण कौशल बताए थे उसको लागू कर दिया था। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी ने कितना? 7 शिक्षण कौशल बताए हैं। इंपोर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगला पॉइंट, और अगला पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, पाठ्य योजना लेसन प्लान का प्रथम बिंदु क्या होता है? तो प्रस्तावना। ये प्रश्न बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है, आगे बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध होता है पूर्व ज्ञान से। यही बात मैं आपको बताने जा रहा था, इसीलिए मैंने अगला पॉइंट भी पढ़ लिया। प्रस्तावना का मतलब होता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान का जांच करना, फिर उसके बाद जो नया ज्ञान आप दे रहे हैं उसके अनुसार अपनी पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो पाठ्य योजना का प्रथम बिंदु प्रस्तावना भी होता है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह किसका कथन है? तो काल्विन का कथन है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगर जो कक्षा कक्ष होता है अगर उसको रुचिपूर्ण प्रभावपूर्ण बनाना है तो बच्चों से आप प्रश्न करिए, बीच बीच में प्रश्न करिए, तब जाकर अपने जो कक्षा का वातावरण होता है वो शिक्षण के लिए प्रभावपूर्ण होता है। तो काल्विन का ये इंपोर्टेंट स्टेटमेंट काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन करना, नवीन प्रतिक्रियाओं को बच्चों के अंदर लाना, सीखना कहलाता है। तो इंपोर्टेंट है, सीखना को का अर्थ ध्यान में रखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है, अपव्यय एवं अवरोध, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी का उल्लेख जो है, इन सब चीजों का उल्लेख जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया। हालांकि अपव्यय एवं अवरोध की सर्वप्रथम बात करने वाला जो हटांग समिति 1929 वाला था, बात किया था अपव्यय और अवरोध के बारे में, लेकिन उस पर कार्य सबसे ज्यादा करने का कार्य जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने किया था। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? तो देखिए, अपव्यय एवं अवरोध के लिए, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव है उसके लिए, और छात्र उपलब्धि कमजोर होना, इसके लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता होती है। न्यूनतम अधिगम स्तर होता क्या है? देखिए, किसी भी कक्षा कक्ष में जो भी बालक हैं कम से कम इतना सीख सकते हैं जो उसके उम्र के दूसरे बालक हैं सीखते हैं। ठीक, यही होता है न्यूनतम अधिगम स्तर, कम से कम इतना सीखें जो दूसरे बालक सीख सकते हैं। मतलब ये कि बालक तो हर चीज सीख नहीं सकता है ना, हर चीज के बारे में तो वो जान नहीं सकता है, लेकिन कम से कम इतना सीख सके जो उससे दूसरा बालक सीख सकते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर यही कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें कि अगर एक कक्षा 4 का बच्चा है और वो उसके लिए एक पासिंग मार्क्स रखा गया है 33%, 100 में 33%, और बच्चे ने 33% मार्क प्राप्त कर लिया, तो वो उसके लिए एक न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। तो यही होता है न्यूनतम अधिगम स्तर, कम से कम इतना सीखे जिससे कि दूसरे बालक उसके सीख सकते हैं, ये न्यूनतम अधिगम स्तर है। देव समिति ने 1990 में इस पर बात किया था, सर्वप्रथम न्यूनतम अधिगम स्तर पर बात करने का कार्य किया था। तो ये चीज इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1990 में देव समिति, याद रखिएगा,
देव समिति ने इस पर बात किया था न्यूनतम अधिगम स्तर पर। आगे चलते हैं, यहाँ पर अर्थ भी दे दिया है। न्यूनतम का अर्थ होता है कुशलता का वह अंश, देखिए अंश की बात हो रही है, मैं वही बात बता रहा था, जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। मान लीजिए कि एक पूरा पाठ है और उसका अंश जब बच्चा अर्जित कर लेता है तो वही न्यूनतम कहलाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, और वही बात फिर आ गई है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है। तो अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। यह कथन किसका है? तो EC डेल्टा का ये कथन है। ठीक, कथन तो आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई और माध्यम नहीं है। अगला हमारा पॉइंट, जब छात्र टाल का चाक से नहीं सीखते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करता है। जब बच्चे बातों को बताने से, शब्दों को बताने से, मानचित्र दिखाने से जब प्रयोग करता है, लिख कर बताने से भी नहीं समझ में आता है, तो उस समय वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं, सहायक सामग्रियां, उसका प्रयोग करता है। मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? तो भूगोल विषय के लिए। मानचित्र, अगर भूगोल को आपको पढ़ाना है तो आप मानचित्र के माध्यम से पढ़ाइए, काफी आसानी से बच्चे को वो समझ में आएगा। अगला पॉइंट, उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है तो वह टेप रिकॉर्डर होता है। ये बच्चे की जो एक्टिविटी होती है ना, डेली का एक्टिविटी, उसको इसमें टेप रिकॉर्डर में रखा जाता है कि भविष्य में आगे चलकर उसी को, उसके चीजों को, उसके सीखने की गति को दूसरे बच्चों को दिखाया जाएगा ताकि दूसरे बच्चे उससे अभिप्रेरित होंगे। अगला पॉइंट, कंप्यूटर के सिद्धांत का पता लगाया था। तो कंप्यूटर के सिद्धांत का पता किसने लगाया था? तो चार्ल्स बेबेज, और कंप्यूटर के जनक भी इनको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। भारत में कंप्यूटर का विकास 1961 में हुआ था। अगला पॉइंट है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया है? तो वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया था? तो डेनियल डेविस ने। ये शिक्षण प्रतिमान कौन से थे? तो एक चीज याद रखिएगा, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका विकास 1965 में यही जो वैज्ञानिक है डेनियल डेविस ने किया था, 1965 में। ICT, तो याद रखिएगा ICT का विकास किसने किया था? तो डेनियल गोलमैन ने किया था। ICT होता क्या है कि एक कंप्यूटर का शिक्षण होता है जिसमें बच्चे खुद अधिगम करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे खुद सीखते हैं, उसी को ICT कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म ज्यादा पूछता है तो याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला पॉइंट पर चलते हैं, और अगला पॉइंट है माइक्रो कंप्यूटर का विकास कब हुआ था? तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1877 में हुआ था। अगला पॉइंट, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है विज्ञान किट में, जिसको विज्ञान किट के माध्यम से बच्चों को विज्ञान के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक, तो उसकी संख्या 110 है। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा विद्यार्थियों में अधिगम के लिए सर्वाधिक जो रुचि जागृत करने की बात होता है तो वो श्रव्य और दृश्य सामग्री द्वारा सबसे ज्यादा होता है। दिखाई भी दे और उसमें सुनाई भी दे, ऐसी स्थिति अगर बच्चों के सामने आप ज्यादा प्रस्तुत करते हैं तो उनको सीखने में जो है रुचि ज्यादा उत्पन्न होती है। अगला हमारा पॉइंट है कि सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। तो मानसिक, बौद्धिक और भाषा का विकास, इन तीनों का विकास होता है सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट, शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है उत्तम शिक्षण हेतु। अगर आपका शिक्षण उत्तम बनाना है, रोचक बनाना है, प्रभावशाली बनाना है तो शिक्षण अधिगम सामग्री आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अब देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक छोटे बच्चे को सेब के बारे में बता रहा है
तो सेव के बारे में वो बच्चा नहीं जानता, लेकिन अगर वही चीज उसको सेव ला कर दे देते हैं और उसके बारे में बताते हैं, उसको खाने को देते हैं, तो वो बच्चा जल्दी उसको सीख लेता है। तो और जो आपका अधिगम का जो प्रभाव होता है वो काफी रोचक हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए शिक्षण सहायक सामग्रियों की काफी आवश्यकता होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर। इंपॉर्टेंट बात है कि अगर शिक्षण की गति आधारित नहीं होगी छात्रों की सीखने की गति पर, तो वो बच्चे उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। यानी कि जितनी स्तर होता है बच्चों का, सीखने की गति जितनी होती है, उसी के अनुसार आप शिक्षण बच्चों को करें या उसके गति के माध्यम से बच्चों को शिक्षण दे। वरना ज्यादा स्पीड दे देंगे शिक्षक, ज्यादा ज्ञान एक ही दिन दे देंगे, तो एक होता है ना कि वो बच्चे ऊब जाते हैं पढ़ने से, और जब वो ऊब जाएंगे तो विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं, जैसे सोने लगते हैं बच्चे, कोई बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं, तो ऐसी प्रतिक्रियाएं आपको देखने को मिलती है। तो बच्चों की सीखने की गति के अनुसार ही आपको सिखाना है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा जो है रायबर्न महोदय ने दिया गया है। तो परिभाषा तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगला पॉइंट, कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जब बच्चे प्रश्न पूछने और उसको उत्तर देने में तत्पर होते हैं तो कक्षा शिक्षण का जो माहौल होता है ना, एकदम और भी रोचक बन जाता है और भी प्रभावपूर्ण बन जाता है। ठीक, अगला पॉइंट पर चलते हैं और हमारा अगला पॉइंट है, कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित है। तो पूर्ण से अंश की ओर, काफी बार इसकी बातें हो चुकी है। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब होता है किसी की बच्चों के सामने अगर किसी टॉपिक का ज्ञान देना है तो पहले उसकी पूरी कहानी को ही बता दिया जाता है और फिर उसके बाद एक एक पॉइंट को उसमें से समझाया जाता है, वही पूर्ण से अंश की ओर होता है। गेस्टाल्टवादियों का वैज्ञानिक है। गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आने वाले वैज्ञानिक कोफका और कोहल और लेविंग जैसे वैज्ञानिक जो है गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत आते हैं। फेमस इनका नाम गेस्टाल्टवादियों में रखा जाता है। अगला हमारा पॉइंट, पर्यटन सर्वाधिक सहायक होता है भूगोल शिक्षण में। देखिए, पर्यटन काफी सहायक होता है भूगोल शिक्षण में, क्योंकि भूगोल आप मान लीजिए कि अपने बच्चों को बताना है कि हमारा जो ताजमहल इस आकार का है, इससे अच्छा आप बच्चों को वहीं पर ले जाकर ताजमहल ही दिखा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका जो शिक्षण विधि ज्ञान होता है ना, वो काफी प्रभावशाली हो जाता है, वो प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं। तो उसी को पर्यटन विधि सर्वाधिक सहायक होता है भूगोल शिक्षण को देने के लिए। भूगोल आप पढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा आप बच्चे को उस स्थान पर ही ले जाइए ना। सीबीएसई बोर्ड वाली ये सब करते हैं पर्यटन विधि का प्रयोग। अगला हमारा पॉइंट, खेल पर आधारित शिक्षण विधि किंडरगार्टन विधि, इसको बालोद्यान विधि भी कहा जाता है। ठीक, याद रखेगा, फ्रोबेल महोदय इसके जनक हैं। खेल खेल में इसमें शिक्षा दिया जाता है बच्चों को। अगला हमारा पॉइंट, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन किसका है? तो काल्विन महोदय का है। इस परिभाषा को तो ट्रेडमार्क लगा लीजिए, ये परिभाषा बन सकती है प्रश्न में। तो याद रखिएगा कि वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। ये कथन काल्विन ने कहा है। अगला हमारा पॉइंट है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण की अगर हम बात करें तो यह सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में सहायक होता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि, तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण इसमें बताना है तो सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान और मानसिक विकास में सहायक होता है। अब देखिए, बच्चों के सामने जब आप प्रयोग कर कर किसी चीज को बताते हैं, यानी कि जैसे प्याज के बारे में बताना है तो प्याज उनके सामने रखकर उनको सूंघकर उनकी अंदर की जो भी ज्ञान होता है, प्याज का तना कौन सी होता है, कौन सा पार्ट पत्ती होता है, तो इन चीजों का ज्ञान आप दे रहे हैं, तो उनके सामने प्रयोग कर कर जब आप बताते हैं तो उसका वातावरण जो सीखने का सक्रिय होता है, सक्रिय कर कर बच्चे ज्ञान लेते हैं। अस्थायी भी होता है वो ज्ञान, क्योंकि वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं और उसके मानसिक विकास में सहायक भी होता है। तो इस चीज को याद रखेगा, प्रयोग प्रदर्शन विधि का ये सभी गुण होते हैं।
अगला हमारा पॉइंट, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसने कहा था? तो वैलेंटाइन महोदय ने कहा था। स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है? तो प्रस्तावना कौशल। अभी पीछे इसका बात किया हमने, प्रस्तावना कौशल होता क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूर्व ज्ञान का जानने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है, तभी तो आप पाठ्य योजना बनाएंगे उसके ज्ञान के अनुसार या उसके ज्ञान के अनुसार पढ़ाएंगे, जब उसके पूर्व ज्ञान को जांच लेंगे कि बच्चे कितना जानता है। अगला हमारा पॉइंट है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो समयबद्धता जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। अगला पॉइंट की हम बात करें तो डोमिनोज सर्वाधिक उपयोगी है, तो इतिहास शिक्षण में ये डोमिनोज जो सर्वाधिक उपयोगी है इसके बारे में मुझे नहीं पता है, इसीलिए मैं इसको आपको नहीं बता सकता। डोमिनोज होता क्या, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। अगला पॉइंट है सुक्राती विधि कहते हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि को सुक्राती विधि कहते हैं। सुक्रात जो थे वो प्रश्नोत्तर विधि के जनक थे और यह एक आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक थे। प्लेटो के गुरु हैं सुकरात, याद रखेगा। और आदर्शवाद का जनक की बात करें तो प्लेटो का नाम आता है, तो इतनी चीज याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर देव समिति ने किस विषय में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन का निर्धारण किया था। मैंने अभी पहले ही इस पर बात किया था कि देव समिति ने जो 1990 में न्यूनतम अधिगम स्तर पर बात किया था, सबसे पहले न्यूनतम अधिगम स्तर पर बात करने का कार्य। और एक चीज ये भी बात किया था कि भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन के लिए अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था प्राथमिक स्तर पर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, देव समिति के बारे में काफी इंपोर्टेंट है। तो ये थे हमारे आज के जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत थे उसका पार्ट 2 था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो है काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसके कई पार्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।